मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो लोकतंत्र हमारा पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 7 है, लोकतंत्र के परिणाम, इसका जो रिमेन पार्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने ये देखा कि लोकतंत्र किस प्रकार एक उत्तरदायी, वैध और जिम्मेवार शासन व्यवस्था है और यह अन्य सभी शासन व्यवस्था से एक बेहतर शासन व्यवस्था है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे बेटा आर्थिक समृद्धि और विकास कि किस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक जो भी विकास है, आर्थिक विकास है, वो लोकतंत्र में किस तरह से होता है या अन्य शासन व्यवस्थाओं के कंपैरिजन में लोकतंत्र में थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो आर्थिक समृद्धि और विकास को किस तरह प्रभावित करती है। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उसमें विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाही के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। अगर हम यहाँ पर इस कार्टून को देखें तो इसमें हमें ये पता चलता है कि आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा इसमें दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा जो धन है वो किसके पास है, अमीरों के पास है। जो गरीब लोग हैं उनके पास बहुत ही उनकी परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन उनके पास धन क्या है, बहुत कम है। फिर जो बीच का मध्यम वर्ग है यहाँ तक उसकी क्या है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास भी अमीर वर्ग के कंपैरिजन में बहुत कम धन है। और जो अमीर वर्ग है वो इन दोनों के कंपैरिजन में इनकी संख्या कम है लेकिन धन इनके पास सबसे ज़्यादा है। अब हमें इससे ये पता चलता है कि जो धनी वर्ग है उनकी जनसंख्या कम है और जो धन है वो उनके पास ज़्यादा एकत्रित है। अब अगर हम कंपैरिजन करके देखें कि लोकतांत्रिक और तानाशाही या और अदर जो भी राजतांत्रिक या जो भी शासन व्यवस्था है उनके कंपैरिजन में जो तानाशाही है वो आर्थिक समृद्धि के मामले में अन्य व्यवस्थाओं से आगे है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा है लेकिन बावजूद इसके भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य सकारात्मक फ़ायदे हैं। अब हम ये सोचें कि सिर्फ तानाशाही में आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होती है, डिसीज़न लिए जा सकते हैं, काम जल्दी हो सकता है और अन्य उनको ताकते रखकर डिसीजन लिए जा सकते, लेकिन हम सिर्फ उस चीज़ को नहीं देख सकते। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के और बहुत सारे पॉजिटिव पहलू होते हैं। फिर बात आती है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ कि लोकतंत्र में कौन कौन सी आर्थिक उपलब्धियाँ हासिल की है। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों के साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं में कैसा रिश्ता है। इसमें कुछ ये दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, भूख, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, ठीक है, लेकिन जो तानाशाही है उनमें इन सब चीज़ों को जो छोड़कर राज्य के विकास यानी कि राज्य के आर्थिक समृद्धि की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राज्य की आमदनी की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है बेटा असमानता और गरीबी में कमी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनके कंपैरिजन में अन्य शासन व्यवस्थाओं के कंपैरिजन में विकास फिर भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यह भी अन्य व्यवस्थाओं इसके और अदर जो हैं वो सकारात्मक पॉजिटिव जो पहलू हैं। अब बात आती है असमानता और गरीबी में कमी की। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है
कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ये समानता देती है, सभी के वोट का जो मूल्य है वो बराबर होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं, संपत्ति का अनुपात जो है वो पूरी देश के आबादी के हिस्से से ज़्यादा उनके हिस्से में आता है। देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है और समाज सबसे निचले हिस्से लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। अब बात आती है कि वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। हमने जो इकोनॉमिक्स की पुस्तक है उसमें जो लेसन नंबर 4 है उसमें हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उसके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती है जितने कि आप उनसे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो इतनी तत्पर नहीं हैं गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए जितना उन्हें होना चाहिए। गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं, उनसे कर्ज लेना, उनसे सब्सिडी लेना, इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम ये एग्जाम्पल देखें कि विश्व का धन चंद लोगों के हाथों में, ठीक है, जो 50% विश्व की आबादी जो है वो उनके पास सिर्फ इतना सा हिस्सा है धन का, और जो हमारी बाकी के जो 50% है उनके पास ये 90% है। ठीक है, और जो 50% है उनके पास सिर्फ इतना 10% है। तो यानी कि असमानता किसके मामले में, गरीबी के मामले में या अमीरी के मामले में बहुत ज़्यादा है। फिर बात आती है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था इतनी इसमें नेगेटिविटी होते हुए भी ये उनमें सामंजस्य, संतुलन कैसे स्थापित कर लेती है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह से स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। वह इनका अंतर और विभेद का आदर करना सीख जाते हैं और बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना गया है। उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहली है, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर या बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता रहता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर या बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में
सभी के साथ समानता और सामंजस्य की भावना को लेकर चलना सबसे ज़रूरी है। अब बात आती है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी की। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें लोगों को नागरिकों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। या जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो सदा अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती हैं। फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनमें ये एहसास कराना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्त्रियों की गरिमा का भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद तब जाकर उन्हें बराबर का और सम्मान का अधिकार प्राप्त हो सका है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच और परख परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। यह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है, यानी कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखते रहते हैं। लास्ट में हम इसके इतने आलोचनात्मक मूल्यांकन के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो एक बेहतर शासन व्यवस्था है अन्य शासन व्यवस्थाओं के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, अब ये लेसन हो गया है कंप्लीट। आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है। और जो लास्ट लेसन रहता है या बीच के जो 2 लेसन रहते हैं वो अभी सिलेबस में नहीं हैं। अभी तक तो सिर्फ इतना ही कराना था पॉलिटिकल साइंस में। तो आपकी जो 2 बुक हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के जो 3 चैप्टर रहते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे और एक हमारा हिस्ट्री का रहता है। सिर्फ 4 चैप्टर हमारे रहते हैं और ये भी आने वाले 2 वीक में हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके असाइनमेंट, आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। आप इन लेसन्स को डीपली पढ़ा करो। इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको याद करने हैं। ओके भाई।